नमस्कार एवरीवन। जन राष्ट्रवाद का उद्देश्य सेशन नंबर 15। 14 सेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के सेशन में हम क्या कंप्लीट करेंगे, छोटा सेशन रहेगा। और आज के सेशन में हम गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगे थी इनको हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और फिर इसके बाद जो सेशन होगा वो ड्यूरेशन में थोड़ा सा बड़ा रहेगा, उसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 11 सूत्रीय मांगों को हम समझ लेते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए कपिलांश एकेडमी का, क्योंकि आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे फ्री अवेलेबल करवा दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आ जाइए अब टॉपिक पर। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि लास्ट वाले सेशन में हमने क्या कंप्लीट किया था। इससे पहले वाले सेशन में हमने जो लाहौर अधिवेशन था दोस्तों, ये रहा लाहौर अधिवेशन 29 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें किसको टारगेट किया गया था? पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाकर इसमें मांग रखी गई थी कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में तिरंगा फहराकर मनाया गया स्वाधीनता दिवस, या प्रथम स्वतंत्रता दिवस हम बोल सकते हैं। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद गांधी जी को अधिकार दिया गया कि भाई अब आप सर्वे सर्वा हो, जब आपका मन हो, जैसे आपका मन हो, जो भी करना है आप सविनय अवज्ञा आंदोलन का आप निर्णय कीजिए। गांधी जी को हमने बना दिया था सर्वे सर्वा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद गांधी जी ने क्या कहा कि हम एक मौका देंगे, सुधरने का एक मौका देंगे, अंग्रेजों को एक चांस देना चाहिए। फिर अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का शंखनाद करेंगे। ये बात गांधी जी ने कही है ना, यही तो किया था। भी चेतावनी देंगे, नैतिक दायित्व है हमारा, सुधार का अवसर दिया जाएगा। और फिर भी वो नहीं मानेंगे तो फिर होगा दोस्तों, बिगुल बजेगा आंदोलन का। आगे बात समझ में? अब देखिए अल्टीमेटम देंगे अब गांधी जी। किसको देंगे? ये जो पिक आप देख रहे हो ये कौन है? वायसराय इरविन है ये। ये देखिए साहब, अल्टीमेटम यंग इंडिया के पन्नों से ये प्रकाशन हुआ था इसका 30 जनवरी 1930 के दिन। उस दिन के ये अखबार में गांधी जी की जो ये यंग पत्रिका थी उसमें संबोधन किया किसको? सीधे वायसराय को, लॉर्ड इरविन को। इन 11 मांगों पर विचार करें, अन्यथा एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार रहें। गांधी जी ने दे दी है धमकी लॉर्ड इरविन को। आगे बात समझ में? चलो ठीक है। अब गांधी जी की जो 11 मांगे थी इनकी मैंने एक लिस्ट बना दी है 1 से लेके 11 तक। अब देखिए शॉर्ट में आप अगर कवर करना चाहें तो भी ये 11 गांधी जी की 11 मांगे ये रखी गई थी। लेकिन मैं थोड़ा सा इन मांगों का विश्लेषण भी आपके समक्ष करना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं हमारी कक्षा में जो चाहते हैं कि फटाफट चीज़ों को कवर करवा दिया जाए। तो बात इतनी सी है, ये 11 मांगे रही। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और इनको समझना चाहते हैं तो मैं एक एक मांग को थोड़ा सा खोल के आपके समक्ष में रखना चाहूँगा, ताकि थोड़ा सा आपके अंदर एक समझ डेवलप हो, टॉपिक की समझ डेवलप हो। देखिए पहले हम फटाफट से इन 11 मांगों को देख लेते हैं, फिर इनको हम आगे खोलने भी वाले हैं। देखिए सबसे पहली मांग गांधी जी ने क्या कही कि वे लगान को घटा के कितना किया जाए? 50% कर दिया जाए, या 50% कम कर दो। सैन्य खर्च 50% घटे, सिविल सेवकों का वेतन 50% कम हो। उसके बाद चौथी मांग, विदेशी कपड़ों पर संरक्षण कर लगे, या संरक्षण को ज़्यादा आप टेंशन मत लेना, भी विदेशी कपड़ों पे कर लगे या कर को बढ़ाया जाए, ऐसे आप समझ लो इसको। ठीक है। तटीय नौ वाहन केवल भारतीयों के लिए हो, इसके अलावा आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस मिले भारतीयों को। नमक कर और एकाधिकार समाप्त हो। शराबबंदी, गुप्तचर विभाग या तो समाप्त कर दो या सार्वजनिक हो। और यहाँ पे रुपए स्टर्लिंग विनिमय दर ये डिसाइड की इन्होंने। और 11वें नंबर पे
अहिंसक राजनीतिक बंदी क्या हो, रिहा हो। तो ये गांधी जी ने 11 मांगे रखी। अब इनको थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको स्टोरी पूरी समझ में आए कि कैसे क्या रखा। फिर गांधी जी ने ये 11 मांगे रखी हैं तो कुछ तर्क भी गांधी जी ने दिया होगा, है ना। जैसे पहली बात गांधी जी ने क्या कही, फिर लगान 50% कम हो। अब आप खुद सोचिए, सरकार अगर डायरेक्ट 50% टैक्स को कम कर दे तो उसका तो बजट हिल जाएगा, उसकी व्यवस्था धराशायी नहीं हो जाएगी कि डायरेक्ट पहले 100 रुपये की इनकम हो रही थी अब 50 रुपये की इनकम कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं अचानक से एक प्रॉब्लम आएगी। तो गांधी जी ने कहा कि हाँ, इसका मैं समाधान भी आगे आपको देने वाला हूँ कि 50% करने के पीछे हमारा तर्क क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, पहली बात इन्होंने कही कि 50% की कमी की जाए। 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण किसान बदहाल थे, फिर भी पुरानी दरों पर कर वसूला जा रहा है, तो इसको कम किया जाए, 50% किया जाए या 50% कम कर दिया जाए। अब इसकी पूर्ति आप कहाँ से करें। गांधी जी ने फिर इनको कहा, अंग्रेजों को, कि भी एक काम करो आप सेना का जो खर्च है ना उसमें कटौती करो ना, जहाँ पे जरूरत ही नहीं है वहाँ पे खर्चा, अनावश्यक खर्च किया जा रहा है। 50% की कटौती करो सेना के खर्च में, क्योंकि साम्राज्यवादी विस्तार के लिए भारतीय पैसों पर पलने वाली सेना का खर्च आधा हो। भाई खर्चा तो भारतीयों का ही लग रहा था एक तरीके से, साम्राज्य अंग्रेजों का विस्तार हो रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये सेना का खर्च 50% कम करो, साथ ही जो कर्मचारी हैं, सिविल सेवक हैं, उनका वेतन भी 50% घटा दिया जाए। तो इस तरीके से आप घाटे की पूर्ति कर सकते हो और लगान को 50% करो। ये गांधी जी ने तर्क दिया। तो उम्मीद है ये 1 2 3 पॉइंट आपको अब समझ में आ गए होंगे। देखिए, समझने के पीछे समझाने के पीछे मेरा एक ही रीज़न है, थोड़ा सा क्या है, बातें कहानी फॉर्मेट में आ जाती है, और जब चीज़ें कहानी के फॉर्मेट में होती है तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 बिंदु अब आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, चौथे नंबर पे आ जाइए। आसान भाषा में इसको समझिए कि विदेशी वस्तुओं पर संरक्षण कर, या इसकी व्याख्या आप पढ़िए, जो कपड़े विदेशों से आयात किए जा रहे हैं, आयातित विदेशी कपड़ों और वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाए। आसान भाषा में इसको रखो, आप ध्यान मत रखो, संरक्षण कर में कंफ्यूज हो जाओगे। इस लाइन को आप पढ़िए केवल, आयातित विदेशी कपड़ों और वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाए ताकि भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा कर सके और बर्बाद होने से बचे, ये कहा गांधी जी ने। अब इससे पहले क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए ये एक शर्ट समझ लीजिए जो 5 रुपए की है, भारतीय शर्ट है ये, और इस पे टैक्स लगाया जा रहा है 3 रुपए का। तो अब कितना वसूला जा रहा है उपभोक्ता से, 8 रुपए। जबकि विदेशी कपड़े, विदेश से जो कपड़ा आयात किया जा रहा है या शर्ट आयात की जा रही है, उसकी कॉस्ट है 5 रुपए, अब उस पर टैक्स लगाया जा रहा है 1 रुपए का, और ये कितने में दे रहे हैं उपभोक्ता को, 6 रुपए की। अब आप बताइए, ये इंडियन प्रोडक्ट की कॉस्ट, कॉस्ट नहीं कहेंगे सॉरी, प्राइस, भाई इंडियन शर्ट मिल रही है 8 रुपए में और विदेशी मिल रही है 6 रुपए में, और विदेशी 6 रुपए में मिल रही है और दिखने में भी भारतीय से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मशीनों से बन रही है, तो कहीं ना कहीं चमक धमक आकर्षित तो करती है ना। फिर 6 रुपए वाली बिकेगी शर्ट देखा जाए तो फिर भारतीय उद्योग धंधे कैसे बढ़ेंगे। तो आसान भाषा में 100 बातों की एक बात कि भाई जो विदेशी कपड़े आयात कर रहे हैं, वस्तुएं आयात कर रहे हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए ताकि भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा कर सके। समझ में आ गई, ये केवल एक उदाहरण के लिए लिया है ना, समझाने के लिए, ज़्यादा गहराई में भी आपको नहीं जाना है। आगे चलता हूँ। उसके बाद आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को शस्त्र रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाए, भारतीयों को भी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का कानूनी अधिकार मिले। भारतीयों को नहीं था तो दिया जाए भारतीयों को भी, ये अंग्रेजों को मिलता था केवल। फिर उसके बाद नमक कर और एकाधिकार की समाप्ति, नमक पर 2 3 गुना टैक्स लगता था, नमक पर सरकार का पूर्ण एकाधिकार समाप्त किया जाए। भाई नमक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग हर इंसान को करना पड़ता है, और जो गरीब होते हैं वो ज़्यादा नमक का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कि एकाधिकार समाप्त हो,
कर समाप्त किया जाए। तो देखिए ये हमारी मांगे कहाँ तक पहुँच गई है। विदेशी कपड़ों पर टैक्स लगाया जाए, और ये आत्मरक्षा वाला पॉइंट हो गया, नमक वाला पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ो भाई अब। फिर उसके बाद अगला देखिए, नशीले पदार्थों और शराब की बिक्री पूरी तरह बंद हो, ये बात कही गांधी जी ने कि भाई बंद करो इनसे। नशे से प्राप्त राजस्व से जनता की भलाई करना अनैतिक है, यह समाज में अपराध और अराजकता फैलाता है, इसलिए इस पर बंद किया जाए। इसके बाद गुप्तचर विभाग, ब्रिटिश गुप्तचर विभाग को या तो पूरी तरह समाप्त किया जाए या इसे सार्वजनिक जनता के नियंत्रण में लाया जाए, ये बात कही गांधी जी ने। ठीक है जी, ये देखिए हमारे 11 शराबबंदी वाला पॉइंट भी हो गया और ये गुप्तचर विभाग वाली बात भी होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, ये लीजिए, रुपए स्टर्लिंग की विनिमय दर, इसे घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस किया जाए। करेंसी को लेकर है कि इसकी दर को घटा के इतना किया जाए, 1 शिलिंग और 4 पेंस। उसके बाद राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी सामने आती है जिससे भारतीय जनता गांधी जी से संतुष्ट नहीं होती है। गांधी जी ने ये कहा कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। तो भारतीय जनता ने ये कहा गांधी जी को कि उस समय जब आप ये बात रख रहे थे राजनीतिक बंदियों की रिहाई की, तो उस समय ये बात भी तो आप रख सकते थे कि जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लाहौर षड्यंत्र केस में जो जेल में थे, उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही थी। जनता की अपेक्षा थी कि गांधी जी स्पष्ट रूप से इन तीनों क्रांतिकारियों की रिहाई की शर्त रखें। आलोचकों का मानना है कि यदि गांधी जी दृढ़ता दिखाते तो शायद फांसी टल सकती थी। तो यहाँ पे एक ये कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है जहाँ पे भारतीय जनता गांधी जी को कह रही थी कि आप ये पॉइंट रख सकते थे, अगर रख देते, उस समय ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव था, अगर आप रख देते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी टल जाती। इस पर गांधी जी का क्या कहना है? गांधी जी ने अपने 11 सूत्रीय अल्टीमेटम में केवल अहिंसक राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग की। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से हिंसा का मार्ग चुनने वालों के लिए बचाव नहीं किया, ये बात कही गांधी जी ने, क्योंकि इन्होंने बम वगैरह फेंके थे। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अभी बम वगैरह फेंके थे, उससे किसी व्यक्ति को उड़ाया नहीं था। असेंबली में जो बम फेंका था, गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने का कार्य भगत सिंह इन्होंने किया था। तो अब गांधी जी अपने सिद्धांतों पे चलने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अहिंसक राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग की है मैंने। ठीक है, आप इस बात से कितना सहमत है, आप भी अपना कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे एक ये राजनीतिक बंदियों की रिहाई पे एक ये घटनाक्रम सामने आता है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से ये 11 जो मांगे थी गांधी जी की, लगभग ये हमने कंप्लीट कर ली है ना। एक मांग पेंडिंग है, जो कि ये रही कि जो भारतीय तट है वो केवल भारतीय जहाज़ों के लिए संरक्षित किए जाए। ये 5वें नंबर पे ये बात इसमें लिखी गई है। ठीक है, जो समुद्री तट हैं वो भारतीय जहाज़ों के लिए संरक्षित हो, ये 5वें नंबर का पॉइंट है। तो ये इस प्रकार से ये 11 मांगे गांधी जी के द्वारा रखी गई। अब ब्रिटिश दृष्टिकोण क्या कहता है? वॉयसराय इरविन का डर। इरविन क्यों नहीं झुका? इरविन क्रांतिकारियों और उनके बढ़ते प्रभाव से अत्यधिक भयभीत था, और ऐसा कहते हैं कि उस समय इरविन की ट्रेन के नीचे बम रख दिया था चंद्रशेखर ने। तो उस समय भी इरविन बाल बाल, मतलब वो कहते हैं ना बाल बाल बचना, तो उससे भी कहीं ना कहीं लॉर्ड इरविन काफ़ी नकारात्मक था भारतीयों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए। ठीक है, तो ये ब्रिटिश दृष्टिकोण था, कोई खास बात नहीं है। बाकी आप पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए, अब ये सब कुछ हुआ, गांधी जी ने ये 11 जो मांगे हैं किसके माध्यम से हाईलाइट की? इसके माध्यम से हाईलाइट की, ये पत्र यंग इंडिया के माध्यम से। लेकिन अभी तक कोई भी उचित रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब यहाँ पे गांधी जी ने सोचा
अब देखिए गांधी जी ने क्या सोचा। गांधी जी ने यह सोचकर कि इरविन पत्रिका के लेख को अनदेखा कर सकता है, तो क्यों ना अब एक अंतिम प्रयास और कर लिया जाए, कि मैं चाहता हूं कि एक व्यक्तिगत पत्र और लिख दिया जाए। किसको? वायसराय को, इरविन को। ये हो सकता है कि पत्रिका को नहीं देखा हो, ध्यान नहीं गया हो, तो एक अंतिम मौका और दिया जाना चाहिए। ठीक है, दे दो साहब एक और मौका। गांधी जी ने ये पत्र भी लिख दिया, व्यक्तिगत पत्र लिख दिया इरविन को। इरविन ने स्वयं उत्तर देना भी उचित नहीं समझा। पत्र मिल गया इरविन को, लेकिन उसने उत्तर दिया नहीं खुद ने, और उसके सचिव ने केवल 2 पंक्तियां लिख के, ये रहा लेटर भाई साहब, 2 पंक्तियां लिखकर रिप्लाई दिया। इरविन के सचिव ने सिर्फ इतना ही लिखा कि मुझे बहुत खेद है कि आप इस प्रकार का एक आंदोलन करने जा रहे हैं जो देश के लिए नुकसानदायक है। मांगों पर तो कोई चर्चा ही नहीं की सचिव ने, बस इतना ही लिखा कि हमें खेद है कि आप इस प्रकार का आंदोलन करने जा रहे हैं। इस प्रकार का गांधी जी को पत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद गांधी जी हो गए आग बबूला, और उन्होंने क्या कहा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी और बदले में मुझे लाठी मिली, ये बात कही गांधी जी ने। और परिणाम क्या हुआ? इस अपमानजनक उपेक्षा ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार से संवाद का रास्ता खत्म हो चुका है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अब अपरिहार्य था। अपरिहार्य मतलब अब टलेगा नहीं साहब, अब होगा आंदोलन। और फिर अब इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदय होता है। अब गांधी जी नमक कानून तोड़ेंगे, दांडी मार्च करेंगे, ये सारी बातें अब हम इसके बाद वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अब चलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है जी, तो ये थी 11 मांगे गांधी जी की, और आपको केवल बस सिंपल इतना ही ध्यान रखना है, बाकी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि थोड़ा सा आपको याद रहे। ठीक है जी, और बाकी पीडीएफ कपिलांश एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को कंप्लीट करेंगे।